नमस्कार, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हमारी खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ श्री गंगानगर की विधानसभा के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं संजय महिपाल जी हैं। तो आइए आज उनके साथ मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे। बहुत धन्यवाद आपका और सभी जितने भी दर्शक इस मुझे आज देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं बात करूं आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगा और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि क्या आपकी राजनीतिक स्टार्टिंग रही, क्या आपका शुरुआत रही राजनीति में आने की? राजनीतिक तो छात्र जीवन से चल रही है और मुझे ग्रेजुएशन किए हो गए 37 ईयर्स। उससे पहले जब छात्र संघ के चुनाव कॉलेज में बैन हो गए थे, लेकिन उससे पहले जब हम उन चुनावों में पार्टिसिपेशन करते रहते थे, मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि मैं डीएवी स्कूल में जब था तो जो उस समय एक पद देते थे अध्यक्ष का, उसके अंदर मैं बना था। तो 1982 के आसपास की बात। व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा मैं, गौशाला के अंदर काम किया, पदमपुर और कल्याण में, मतलब बड़े काम की बात बता रहा हूं जिसमें 5-5, 6-6 साल हमने बड़े काम किए। जब मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष था आज से 10, 12, 15 साल पहले, तो इस मंडी का मालिकाना हक हम लेके आए। इस मंडी की डीएलसी का विषय था, उसको अंदर हमने पहले सिंगल बेंच हाई कोर्ट के, फिर डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जो है सरकार के खिलाफ लड़ाई जीती और जीते थे। ऐसे बड़े काम किए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 30-35 साल पहले भी जब 18 साल की आयु हुई या 16-17 साल के जब हम थे, तो मैं केदार जी के समय में जो है पुरानी आबादी में और में जब चुनाव होते थे, तो जो पहले क्या होता था कि जब चुनाव कार्यालय होता था उसके ऊपर एक ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था कि आज नुक्कड़ सभाएं यहाँ होंगी और इसके मुख्य वक्ता ये लोग रहेंगे। तो मैं इस बात के लिए, क्योंकि मैं युवा था, तो मेरा नाम हर ब्लैक बोर्ड पे होता था कि आज पुरानी आबादी शुगर मिल की सभा में मुख्य वक्ता संजय महिपाल होंगे। उस जमाने में भी ये स्थिति थी। 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो यहाँ गंगानगर में भी दंगा फैला था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एसडी कॉलेज में मैं पढ़ता था और वहां पर एक बड़ा आंदोलन जो है हमारे सिख भाइयों के खिलाफ यहाँ पे भी पैदा होने की कोशिश हुई। मेरा बहुत अच्छा जबरदस्त एक भाषण था एसडी कॉलेज में, जिसमें 5-7 हजार 8 हजार स्टूडेंट थे इस समय सारे कॉलेजों के, और वहां मेरा जो भाषण था उसका बड़ा भारी असर पड़ा और हम सब यहाँ भाईचारे की तरफ बंधे उस भाषण के बाद। अच्छी प्रयास रहा था उस समय भी। ऐसा लगता है कि जिस जनप्रतिनिधि ने भी इसको एक राजशाही ठाट से अगर सोचे कि मैं कोई एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, मैं कोई बड़ा व्यक्ति बन गया, जनता उसको पसंद नहीं करती। अब वापिस केदार बन करके जनता के बीच में काम करना पड़ेगा, ये तो तय है। तो सर, गंगानगर विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं विधायक के लिए, तो सर उसके लिए आपको क्या लगता है भी कौन कौन सी कमियां हैं जो पिछले विधायकों ने पूरी नहीं की और आप उनको पूरी करना चाहेंगे? मैं किसी की कमी नहीं गिनाना चाहता, मैं तो अपनी बात करना चाहता हूँ। मैं इतना जनता के बीच में बात रखना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो एक तो विधायक सहज उपलब्ध होगा। दूसरा, मैंने जनता के बीच में ये वायदा किया है कि मैं जिस सभा में भी आज की तारीख में छोटी छोटी सभाओं में जाता हूं जनता के बीच में, मैंने कहा कि मैं बनने के बाद भी आपके बीच में ऐसे ही आऊंगा। आपको शायद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आओ, वेलकम है, लेकिन मैं वहीं बैठ करके उन्हीं चौपालों पे जहां पे मैं आज वोट मांगने के लिए या पार्टी के लिए काम करने के लिए जा रहा हूं, उन्हीं चौपाल में बैठ करके जनता की बात सुनेंगे और वहीं से उसको उनके लोगों के काम करेंगे। एक विषय तो ये, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते को मेरा एक लंबा अरसा हो गया। अनेकों जिम्मेवारियां पार्टी ने मुझे दी हैं, कम से कम भी 20-25 विधानसभाएं राजस्थान के अंदर मुझे अलग अलग काम का प्रभारी बनाया। पार्टी के लोकल पदों की बात करें, मैं मंडल अध्यक्ष रह चुका, जब एक मंडल होता था उसका अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा। ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जिसके अंदर मैंने बूथ प्रबंधन नहीं किया। मतलब उस बूथ प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि खाली हम चुनाव के समय उस बूथ पे बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भैरव सिंह जी का जब चुनाव था गंगानगर में, भले ही वो 3 नंबर पे रहे, लेकिन जो हरियाणा भवन में जो बूथ जो मेरे जिम्मे था, उसके 80-85% वोट जो है वो भैरव सिंह जी को मिले। इस तरह के हम काम करते रहे। तो इस तरीके की शैली से काम करने का मन है कि बड़े ही इजी शैली से। और गंगानगर की जो बात करी ना कि क्या डिफरेंस है, अब जैसे मैं बात करूं आपको एमएसपी के खरीद की, किसानों की बड़ी संख्या है। किसान जब अपनी बिजाई कर लेता है सरसों की, कनक की, जो हाड़ी की किसान बताता हूं, जिसकी एमएसपी पे मुख्य खरीद होती है सरसों की और गेहूं की और चने की, ये मेन चीज ऐसी है जो एमएसपी पे खरीद होती है। 15 दिसंबर तक, पहली बात तो 30 नवंबर तक बिजाई यहाँ राजस्थान अपने गंगानगर इलाके में कंप्लीट हो जाती है। 15 दिसंबर एक ऐसी डेट होती है जिस दिन सारी की सारी नोटिंग पटवारी गिरदावर के पास आ जाती है कि साहब इस चक के अंदर, इस मुरब्बे के, इस किले में क्या क्या चीज की बुआई हुई है।
वो गिरदावरी रिपोर्ट आकर के कलेक्टर के पास आ जाती है और संबंधित विभाग उसको कंप्यूटर में चढ़ा देता है। पूरा इलाका चढ़ गया। और आप देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि किसान जब सरसों पकने के बाद, अपनी फसल पकने के बाद, गेहूं पकाने के बाद जब मंडी में बेचने के लिए आता है तो उसको कहते हैं साहब अब गिरदावरी रिपोर्ट लेके। अरे आपके पास गिरदावरी पहले से नोट है, आपका पटवारी उस समय हड़ताल पे होता है, आपके अफसर वेटिंग में होते हैं, कितने किसान हैं आपके पास रिकॉर्ड पड़ा है, आप उनसे मांग रहे हैं। और इसलिए कि सिर्फ मनसा खराब है, हम काम नहीं करना चाहते हैं, इनसे हम दूर कर दें। दिसंबर के अंदर खत्म होगा काम, जनवरी के अंदर किसानों के सारे रिकॉर्ड यहां उपलब्ध होंगे। मैं भी सेक्रेटरी से मिल के आया हूं। कोई किसान ये नहीं कह सकता, कोई अफसर ये नहीं कह पाएगा कि साहब इस किसान की कमी है। किसान की कमी कोई नहीं रहेगी, वो काम कराएंगे हम। तो उसके लिए एमएसपी के रास्ते खोल देंगे। ये जो गंग कनाल के लिए जो बात चली है, राजस्थान विधानसभा के अंदर सरकार भाजपा की होगी। मैं आपको ये कह सकता हूं दावे से कि पंजाब की सरकार की जो मंशा खराब है उसको हम ठीक कर देंगे। उसके खिलाफ चाहे हमें वहां जाकर के उस जो हमारा हेड है जहां से पानी का डाइवर्शन होता है वहां धरना लगाना पड़े, हम लगाएंगे, लेकिन पानी की कमी किसानों को परेशान नहीं होगी। तो आपको किसानों की और क्या समस्याएं लगती हैं जिनको सुधार करना जरूरी है? किसानों की मुख्य समस्या पानी की। दूसरी समस्या है कि वो खाद के लिए क्यों लाइन में लगे। जब खाद के लिए हमें पता है कि गंगानगर जिले में कितनी खाद चाहिए, वो काम हम करेंगे कि हमारे को इतनी खाद चाहिए और इस खाद का कोटा हमें जारी होना चाहिए। किसान को खाद के लिए लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे, नहीं लगेंगे। फिर रही बात किसान की एमएसपी पे, माल के अच्छे मूल्य मिलना चाहिए। बाजार में किसान आता है, परेशान होता है अपने माल को लेकर के। 5450 रुपये सरसों का रेट था, 4500 रुपये में बेचनी पड़ी। गेहूं गवर्नमेंट लेना चाहती है, लेकिन सिर्फ इन अधिकारियों की मनसा खराब होने के कारण कनक 100 रुपये नीचे बिकी। गवर्नमेंट के पास कनक नहीं है और किसानों का दाम जो है उसको 100 रुपये नीचे मिल रहा है। ऐसी स्थितियों से किसान बहुत तकलीफ में है, उसको ठीक करेंगे। इसके अलावा मेरी हमेशा सरकार से मांग रहती है कि पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए किसान की आय को बढ़ाने के, जैसे भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि हम आय को दुगनी कर देंगे और की भी है, इस आय को और अधिक बढ़ाएं। किसान की जब आय बढ़ती है, ये मेरी मांग रहेगी सरकार से, तो निश्चित तौर पर जो पैसा है वो बाजार में आता है, पूरी दुकानदारी चल जाती है। जब दुकानों पे सेल बढ़ती है, पैसा आता है, किसान का बाजार में खरीदारी करने आता है, कपड़ा खरीदेगा, मनियारी खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, वो सारी चीज की सेल बढ़ती है। और वो जब सेल बढ़ती है तो इंडस्ट्री के अंदर काम बढ़ता है और इंडस्ट्री का काम बढ़ता है, इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, एक दूसरे की चैन से जुड़े हुए हैं। तो इस सारे काम के लिए बड़ा प्रयास रहेगा कि किसानों के लिए हम संकल्पित साथ जुड़ने वाले हैं। एक बात यही इस शहर की बात, पूरे 5 वर्ष में नगर परिषद ने पट्टे नहीं बनाए। पूरा शहर कुत्तों के आतंक से त्रस्त है। पूरे शहर की सड़कें पता नहीं कितना पैसा लगाने के बाद भी टूटी पड़ी हैं। बड़ी बड़ी सड़कों के लिए बातें हो रही हैं कि बहुत पैसा लगाया सड़कों के लिए। आप जाकर के देख लीजिए मानगढ़ रोड का क्या स्टैंडर्ड की सड़क बनी है। ये पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। आप मुझे बता दीजिए लालगढ़ तक कितनी सड़क चलने लायक है। एसएसबी रोड पे चले जाइए, और जो सरकार भाजपा की सरकार में जो हमारे समय में काम हुआ, कौन सी सड़क, सुखाड़िया सर्किल से मीरा चौक और मीरा चौक से चैल चौक, इस सड़क का देखिए आप स्टैंडर्ड। और एक उसके बाद बनी है एसएसबी रोड, हनुमानगढ़ रोड, इनका स्टैंडर्ड देख लीजिए। क्या हालात हैं। बाईपास बना है, बनने से पहले टूट गया। इतना पैसा कहां किस प्रकार से खराब हुआ है। फिर आप सूरतगढ़ रोड का हाल देख लीजिए जाकर, जहां डिवाइडर बन रहा है, अभी उनकी सड़कें चौड़ी हुई थी और एक भी सड़क चलने लायक नहीं है। ये शहर का हालात बना दिया। इन सबको ठीक करेंगे। मिनी सचिवालय जिसका उद्घाटन हमने किया था उसको भी ठीक करेंगे। वो बना नहीं है, उन्होंने रोक के खड़ा कर दिया। और ये शहर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज अलग अलग जगह जाना पड़ता है, कलेक्ट्रेट कहीं है, कोई ऑफिस पुरानी आबादी में है, कोई तहसील जवाहर नगर में है, जनता चक्कर मारती फिरती, उनको पता नहीं होता कहां जाना है। सब एक जगह आना चाहिए और बहुत सुंदर शहर बनेगा। इसके लिए संकल्पित है। तो सर आपको ये नहीं लगता भी जो सत्ता में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं, तो विपक्ष में आप भी फिलहाल गंगानगर की राजनीति में आप भी विपक्ष में हो, तो विपक्षी लोगों ने यहाँ पर ना कोई मुद्दे उठाए आज तक 4.5 सालों में, ना उनके विरोध में कोई धरने लगाए या कोई प्रदर्शन किया, क्या कारण है सर? इस बार पहली बार मैं बड़ी स्पष्टता से स्वीकार करता हूं, हमने काम खूब धरने लगाए, खूब कलेक्टर को, एसपी को ज्ञापन दिया। ये जो गहलोत की इसको जो 5 साल का जो 3rd सेशन इसका गया है, ये ऐसी सरकार आई है कि इन्होंने मंत्रियों, जो इनके विधायक थे और जो मंत्री है ना, उनको इतनी बड़ी पावर दे दी
कि उनके खिलाफ कोई आदमी बोले तो उसकी कोई अर्थ नहीं रहा। सब आंखें कान बंद हैं, आपको सब पता है, जनता सब समझ रही है। पूरा शहर गंगानगर गुंडे का अड्डा बन गया, गली गली में मोहल्लों में नशा बिकने। नशा कुछ शराब का नशा नहीं कह रहा हूं, शराब तो पुराने जमाने से बिकती है, गलत वो भी है, लेकिन ये चिट्टा हीरोइन ऐसे नशे बच्चों में आ गए। पिछले हफ्ते ही 5 से लेके 6 पेरेंट्स मुझसे मिले हैं, अच्छे घरों के पेरेंट्स मिले हैं कि साहब हमारे बच्चों को बचाओ, वो ड्रग्स में आ गया, उसके अगर वो हमने नहीं कुछ किया आप लोगों ने तो मर जाए। वो 18 साल का है, कोई 20 साल का है, ऐसे हालात इस शहर के करती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी 5 वर्ष की कार्यकाल में इन्होंने इस गंगानगर को 50 साल पीछे कर। तो आपको क्या लगता है कि नशे का जो यहाँ सिस्टम चल रहा है, जिस प्रकार से नशा बढ़ता जा रहा है, पंजाब बॉर्डर हमारे गंगानगर के पास में है, पाकिस्तान बॉर्डर हमारे गंगानगर के पास में है, हरियाणा बॉर्डर भी हमारे गंगानगर के पास में लगता है, तो नशा को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? शब्द है जी, कानून व्यवस्था को स्ट्रांग करना पड़ता है, कुछ नहीं होना। जो नशा बेचते हैं सबको अंदर ठोको और बड़ा एक्शन लीजिए। राजनीतिक उनको जो उनको क्या बोलते हैं संरक्षण मिलता है वो बंद होना चाहिए। और अगर गंगानगर का एसपी चाहे कि भी मुझे ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, तो वो 3 महीने में ये सारी व्यवस्था ठीक कर देगा। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर हमें मौका मिला तो हम 3 महीने में इसको ठीक कर देंगे, यहाँ नशा नहीं बिकने देंगे। और ये जो गुंडागर्दी का आलम बचा हुआ है, आम आदमी को बड़े रिलैक्स की तरफ भेजेंगे। और अगर मैं आपको बताता हूँ गलती से भी अगर ये काम नहीं हुआ तो ये गंगानगर, या मैं गंगानगर की इसलिए बात गंगानगर कहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, पूरे राजस्थान की स्थिति ये है कि पूरा राजस्थान यूपी जो पुराना, अब तो यूपी बाबे ने बहुत सुधार दिया, जो यूपी की पुरानी बात करते थे या बिहार की करते थे, वैसा बनने की तरफ जा रहा है, जिसमें ज्यादा दूर नहीं। तो व्यापारियों के लिए सर आप क्या समस्याएं आपके सामने दिखती हैं, और अगर आपको मौका मिलता है उनकी सेवा करने का एज ए विधायक, तो आप उनके बारे में क्या? जी, आज तक जितने जनप्रतिनिधि आए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी सिंगल जनप्रतिनिधि ने भी व्यापारी के साथ कोई खड़ा हुआ। इसीलिए मैं आपको ये बात पूछ रहा और हूं। मैं तो 40 साल से 35 साल से कृषि से भी जुड़ा हूं, व्यापार से भी जुड़ा हूं, उद्योग से जुड़ा हूं। मैं व्यापारियों को इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि अगर मौका मिलता है तो व्यापारियों को जो पुराना जो 70-80 साल का सूखा नजर आता है कि हमारी बात की सुनवाई नहीं होती, ऐसी बल्ले बल्ले करा देंगे। तो सर अब हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की। अब जो फ्री में मोबाइल देना, फ्री में किटें देना, या बहुत सारी योजनाएं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बड़े किसी ज्ञानी आदमी की एक कहावत है कि साहब, कोई व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे सकता है, तो आप कह सकते हैं कि इसने धोखा दे दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। जब दूसरी बार धोखा देता है तो इसका मतलब है कि आप खुद मूर्ख हैं। अरे गहलोत ने 5 साल पहले और उसके राहुल गांधी जी ने मंच से घोषणा करी कि 1 से लेकर 10 दिन 10 गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ किसान। कहा कि नहीं कहा? कमिटमेंट था। दूसरा कमिटमेंट था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे। 2 बड़े कमिटमेंट किए, जनता को भ्रमित किया, और भ्रमित करने के बाद उन्होंने चुनाव जीत गए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक सिंगल किसान बता दीजिए जिसका कर्जा माफ हुआ, एक ऐसा युवा बता दीजिए जिसका भत्ता मिला। इसका मतलब क्या था? वो ठगी हुई थी। आज राजस्थान की जनता दोबारा नहीं ठगी जाएगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। ये जो 230 रुपए की किट, क्या भिखारी है क्या राजस्थान की जनता? भिखारी है तो बता दीजिए मुझे। अगर आपको देनी थी तो 5 साल देते आप 2 महीने देकर के और आगे का आश्वासन देकर के, ये कुछ नहीं होने वाला है। जो काम केंद्र की सरकार कर रही है उसको ये रोकते हैं। 25 लाख का बीमे के लिए मेरे पास इन्होंने कहा कि साहब ये चिरंजीवी योजना का 25 लाख का बीमा कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि आयुष्मान को इन्होंने बंद कर दिया, लागू नहीं होने दिया राजस्थान। ये 25 लाख वाला बीमा कोई काम का नहीं। उसका कारण बड़ा प्रैक्टिकल है। मेरे पास, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरे पास रोजाना लोग आते हैं कि साहब मेरा इलाज कराइए, पैसे कर। अरे आपके पास 25 लाख का बीमा है भाई, कहते साहब कोई इलाज नहीं करता। डॉक्टर्स के पास ऐसे उसके पास एक प्रोफार्मा बना हुआ है कि साहब इसके अंदर आप आते नहीं है। और आयुष्मान में
हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कहीं भी इलाज कराए उसका इलाज होता है, ये नहीं पूछा जाता कि इसका इलाज का कारण क्या है। उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि भी ये इलाज होगा और ये नहीं होगा। तो जब जो चीज ठगी मारने के लिए करी है, केंद्र की अच्छी योजनाओं को आप रोक रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं आप? 8 रुपए में खाना और 5 रुपए में नाश्ता वसुंधरा जी ने शुरू किया था। नाम क्या था उसका? अन्नपूर्णा। मां का नाम था अन्नपूर्णा, और उसका बंद कर दिया, और उसके बाद कर दी इंदिरा रसोई। अरे भाई क्या कर रहे हो? मैं आपको दावे से कहता हूं बिजली रहती नहीं या बिजली फ्री कर दी। अरे आपने पूरे राजस्थान की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए ये फ्री किया है, और ये फ्री भी आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, बिजली रहती नहीं है। और ये जो फ्यूल चार्जेस लगाए हैं किसान, ये आपकी इंडस्ट्रियां बंद कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आने के लिए तैयार नहीं है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, बहुत नजदीक से इस बात को समझती है कि इस तरीके की अगर ये योजना लेकर जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई ऐसी सीट नहीं है जो कांग्रेस कह दे कि हम ये क्लियर रूट से जीत रहे हैं, और भाजपा के पास कम से कम 130 से 40 सीटें ऐसी हैं जो क्लियर रूप से जीत रहे हैं। इसका सामने उदाहरण पड़ा है कि जनता बहुत त्रसित है। सर, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और एक मजबूत दावेदार में के रूप में भी आप दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, क्या ऐसा कारण है कि पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, मैं कोई कारण तो यही होता है कि पार्टी के लिए काम किया है, पहले यूआईटी का चेयरमैन रहा हूँ, पार्टी के विभिन्न पदों पे काम किया हूँ, संगठन के समाज के अनेक पदों पे काम किया है, लोकल का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। तो पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी पिछली बार भी थी, नहीं दी पार्टी ने, कोई बात नहीं, हमने पार्टी के लिए काम किया, नहीं जीत पाए। इस बार दावेदारी फिर है, और इस बार मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, और जैसा कि मुझे लग रहा है कि मुझे इस बार टिकट शायद पार्टी देगी। तो सर, अंतिम रूप में आप गंगानगर की जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ, एक तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की हाथ मजबूत कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में लेके आइए, एक विषय निवेदन है। दूसरा, मैं मेरी व्यक्तिगत अगर बात करूं तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि विधायकी की अगर मुझे मिली तो इस गंगानगर का आम आदमी अपने आप को विधायक समझेगा, ऐसा मेरा पूरा दावा है। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी विधायक के पास जा रहा हूं, उसको ये लगेगा कि विधायक तो बिल्कुल मेरे घर का आदमी है, और मेरे को जब याद करेगा मैं उसके लिए हाजिर हूं। और इस गंगानगर के जितने, जैसे मैं आपको बताऊं, बीच में पर्सन रह गया, गौतम बुद्ध नगर और इसका जो लव कुश वाटिका है, ये सारा संजय महिपाल का डिजाइन किया हुआ है। किसानों से जमीनें मेरे 1.5 साल के प्रयत्न के बाद मैं लेके आया था। इस यूआईटी को, जो यूआईटी जिस दिन मैंने चार्ज लिया था 50-70 करोड़ की यूआईटी थी, उस यूआईटी को हमने 1500 से 2000 करोड़ रुपए की वर्क के साथ मजबूत किया। उसका कारण था गौतम बुद्ध नगर हम लेके आए। मिनी सचिवालय की जो 125 बीघे जमीन है इसकी शुगर मिल की, वो जमीनें हमने जो है मुख्यमंत्री जी से बात करके यूआईटी के नाम चढ़वाई। जितने सरकारी कार्यालय हैं जो कि वहां शिफ्ट होंगे, किसमें? मिनी सचिवालय में। आप दूर से लगा लीजिए कितने बड़े बड़े कार्यालय हैं, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद, ट्रेजरी, तहसील, पुरानी आबादी के एजुकेशन, सारे के सारे ये सरकारी संपत्ति बन जाएगी। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति यूआईटी के नाम चढ़ेगी, और इससे इस शहर का आने वाले 20-30 साल तक ये जो शहर छोटे छोटे काम के लिए जयपुर के तरफ देखता कि साहब पैसा नहीं है दीजिए, वो पैसा अपने आप कमाएगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का काम किया है, और आने वाले समय में इस शहर को भव्य शहर बनाएंगे, सुंदर शहर बनाएंगे। ये जो स्वच्छ भारत की योजना चली, ये जो है, इसमें भले ही मैं चेयरमैन यूआईटी का था, लेकिन नगर परिषद के लिए हमने लगातार मांग करी। इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की क्या हालत कर दी, शहर में आप चल नहीं सकते, क्योंकि शहर इतना बड़ा कोई सिर्फ इसलिए है कि मिस मैनेजमेंट है, कोई इस पर गौर नहीं करता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, इतना टूटा फूटा शहर। अब यूआईटी के पास तो जब मैं था तो पैसा था नहीं, जब पैसा आया तो मैं चेयरमैन नहीं था। प्रयास हमने किए, मजबूत किया, लेकिन जब मैं चेयरमैन बन के हट गया तो पैसा आना शुरू हुआ। तरीका था कि जब आपके पास नहीं है तो प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट बना करके जब एग्जीक्यूट हुए तो मेरे सौभाग्य सरकार चली गई। अब अगर दोबारा मौका मिलेगा और बड़ा मौका मिलेगा, एमएलए का एक अलग स्टेटस होता है, एमएलए की अलग पावर होती है, निश्चित तौर पर मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई सुपीरियरिटी नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जनता के बीच में और जनता के काम के लिए समर्पित, ऐसी मेरा प्रयास रहेगा, कहीं किसी प्रकार का बुराई नहीं। तो ये थे हमारे साथ श्री गंगानगर विधानसभा से संजय महिपाल जी।
आप देख रहे थे इंडियन न्यूज 10। महेंद्र शर्मा। जय हिंद, जय भारत।